अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत आज भी IMF के मुआहदे को पटड़ी पर लाने और नए जायजे की तकमील के लिए कोशिशें कर रही है। दोस्त ममालिक के बाद बरतानिया और अमरीका से भी इस बारे में मदद तलब कर ली गई है। हुकूमत मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए दूसरे तरीके और प्लान बी भी तश्कील दे रही है, जिसके जरिए कोशिश होगी कि अगर IMF को राजी ना भी किया जा सका तो इन मंसूबों के तहत माली खुदमुख्तारी हासिल की जा सके। नून लीग की जानिब से इसहाक डार को मुश्किल माली हालात के दौरान बड़े खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतारा गया, लेकिन उनकी इब्तदाई कारकर्दगी से नाकामी वाज़े झलक रही है। इसहाक डार जब से खुद साख्ता जला वतनी खत्म करके वतन वापस लौटे तो वो बार बार IMF कर्ज को प्लान ए और इसके साथ प्लान बी का तस्करा मुसलसल करते आ रहे हैं। प्लान बी के बारे में वो हमेशा कुछ वाज़े तफसीलात तो नहीं बताते थे, लेकिन उनके लहजे में और उनके एतमाद से ये तासुर मिलता था कि शायद पसे पर्दा डार और उनकी टीम किसी ऐसी कोशिश में मसरूफ है जो अगर पाए तकमील तक पहुंच गई तो हालात का धारा अक्सर तब्दील हो जाएगा। इसीलिए शहबाज शरीफ हो या मरियम नवाज, उन्होंने मुश्किल हालात में भी इसहाक डार की न सिर्फ हिमायत की बल्कि उनकी मुखालिफत करने वालों को भी जबरदस्त शटअप कॉल दी। कल के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम और इसके अगराज़ व मकासद देखकर वाज़ेह होता है कि शायद इसहाक डार जिस प्लान बी की बात कर रहे थे ये वही प्लान है। माशी बहाली की जाबे हिकमत अमली पर मुश्तमिल ये प्लान बहुत वाज़ेह और फायदेमंद इसलिए महसूस होता है कि इसके जरिए सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत मैसर होगी। बैरून मुल्क सरमायाकारी ना होने की बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए कभी एक इदारे से दूसरे इदारे के चक्कर काटने पड़ते थे और अपना पैसा लगाने के लिए भी उन्हें मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता था, जिससे उनकी बददिली में इजाफा होता था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से बनाई गई इस खुसूसी कमेटी का मकसद दिफा, ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खलीजी ममालिक से सरमायाकारी के अमल को बेहतर बनाना है। ये मंसूबे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पाकिस्तान शदीद माशी बहरान का सामना कर रहा है और IMF प्रोग्राम की बहाली के मादूम होते इम्कानात की वजह से मुल्क के दिवालिया होने के खदशात बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में सियासी बहरान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। वज़ीर आज़म ने इस काउंसिल के तहत 3 मुख्तलिफ कमेटियां भी तश्कील दे दी है, जिनमें अवलीन एपेक्स कमेटी की सरबराही शहबाज शरीफ खुद करेंगे, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुसूसी दावत पर इसका हिस्सा बनाया गया है। एपेक्स कमेटी के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, जिसमें वफाकी वज़रा बराए दिफा, IT, तवानाई के अलावा वज़राए मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और उमूर ख़जाना शामिल होंगे। इनके अलावा सूबाई वज़रा बराए ज़राअत, मादनियात, IT, तवानाई, उमूर ख़जाना, मनसूबाबंदी और तमाम चीफ सेक्रेटरीज भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। तीसरी सतह पर एक अमल दरामद कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें पाकिस्तान फौज के एक डायरेक्टर जनरल, वज़ीर आज़म के एक मुआविन खुसूसी और काउंसिल के सेक्रेटरी जो 21वें ग्रेड के अफसर होंगे वो शामिल होंगे। इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का ये नुक्ता एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तसव्वुर को फ़रोग़ देता है। सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें इससे दूर की जाना इंतहाई अहम है। इसके अलावा इस प्लान का मुकम्मल टाइम फ्रेम 2035 तक है, जब 2030 तक इस प्लान का आना और इसमें बयान किए गए खदोखाल ही वो काफ़ी अहम चीज़ें सुना रहे हैं। इसमें इसहाक डार की जानिब से प्लान बी के बारे में बात करने के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन में होने के अलावा हुकूमत में आने के बाद भी बार बार मिसाके मईशत की बात करना, कौमी माशी पॉलिसी बनाने पर जोर देना, मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए चंद चीज़ों पर करने के बारे में जोर देना, ये सब बयानात इसी प्लान की तरफ ही इशारा करते हैं जो कल अनाउंस किया गया है। शहबाज शरीफ इस बारे में पहले क्या कहते रहे, खासतौर पे जो इज्तिमाई हुकूमत का तस्वुर है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, जब ये शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त भी बात करते रहे और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिली। इज्तिमाई हुकूमत के नज़रिए को फ़रोग़ देना, 5 बरस में इस मंसूबे से $70 बिलियन की बरामदात और 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना, ये नकात इस तरफ इशारा करते हैं कि मजबूत हलकों में कहीं ना कहीं एक मुसलसल और इज्तिमाई हुकूमत कायम करने की ख्वाहिश मौजूद है। ऐसी हुकूमत जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल हो, जिसको मुनासिब वक्त और काम करने की आज़ादी हासिल हो ताकि वो इस मंसूबे के तहत मुल्क की मईशत को पटड़ी पर डाल सकें और यकसू होकर काम कर सकें। इस मंसूबे में 7 बरस और 12 बरस की पॉलिसीज़ और टारगेट्स को शामिल किया गया है, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। तो यह सवाल ये है कि पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने इस पॉलिसी को तरतीब दिया है, क्या उन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम का जिन भी बोतल में बंद करने का बंदोबस्त कर लिया है? क्या इस पॉलिसी और इस पर बयान करदा कुछ मखसूस नकात यही जाहिर कर रहे हैं कि अब जो भी हुकूमत कायम होगी अब की बार वो इज्तिमाई और देरपा होगी और उसे काम करने की आज़ादी भी हासिल होगी। तमाम इदारे बशमूल पाक फौज, अदलिया और दीगर उनके शाना बशाना खड़े होंगे। गुज़श्ता रोज़ जब इस प्लान को अनाउंस किया गया, माहिरीन कुछ सवालात भी उठा रहे हैं और पूछते दिखाई देते हैं कि क्या ये मंसूबा सियासी नारे से बढ़कर है? क्या ये काउंसिल सियासतदानों, जजेस, अवाम और रियासत के माबैन
अमन की वो सूरत हाल कायम कर पाएगी जिसकी वजह से वो इस्तेहकाम पैदा हो सके जिसके लिए गैर मुल्की सरमायाकार ख्वाहिशमंद हैं। और इस मंसूबे को कामयाबी से इम्कनार करने के लिए दोस्त ममालिक ने कुछ कमिटमेंट्स भी की हैं, या ये हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है? माहिरीन के सवालों और एतराज़ात का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक गुज़श्ता रोज़ थे कि इस काउंसिल की तश्कील से पहले ही चंद ममालिक पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की खतीर सरमायाकारी का वादा कर चुके हैं। ये प्लान सुनने में तो भला मालूम होता है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना काबिल अमल है और हुकूमत कितनी यकसुई के साथ इस पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरिम सेटअप भी आना है, हुकूमत का खात्मा भी अगस्त में असम्बलीज को डिसॉल्व भी होना है, तो ये कैसे हो पाएगा बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो काउंसिल का क़याम है, यही प्लान बी है जिसका हुकूमत बार बार जिक्र कर रही थी? हुकूमती वज़रा और हुकूमती ज़ोमा बार बार कहते थे कि IMF आता है, आए, नहीं आता ना आए, हमारे पास प्लान बी मौजूद है। इज इट दैट प्लान बी? वालेकुम अस्सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है और B1 भी है, C1 भी है। हमारे पास वो प्लान है कि हमने हर हाल में पाकिस्तान के मईशत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को एक रास्ते पे लगाना है, पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करना है, इस्तेहकाम देना है, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देना है। और यकीनन उसमें आपने ये भी देखा होगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बड़े कलील मुद्दत में हमने एक प्लान बी और सी भी बना लिया जिसमें वन विंडो ऑपरेशन है, जिसमें हमने कहा है कि आने वाले दिनों में कहाँ से कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, कौन कौन लोग हमारे साथ प्लेज कर रहे हैं, किस किस शोबे में आएगी, क्या क्या यहाँ पे सर्विस सेक्टर में क्या आएगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आएगी। ये लोन से हट करके है, ये पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में रोजगार के मौके मिलेंगे, पाकिस्तान में सरमाया आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है ना निहाल साहब कि सरमायाकारी आएगी कैसे, किन श्योरिटीज पर, किन गारंटीज पर आएगी? मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरेलल वजीर आजम साहब IMF की MD से भी बात कर रहे हैं, बरतानिया से भी बात कर रहे हैं, यानी अभी भी IMF की तरफ निगाहें हैं कि IMF हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाए, अगर नहीं आता तो फिर इस प्लान बी की तरफ जाना होगा। नहीं, हम हर से बात करते हैं, किसी से हमें कभी दरवाजे बंद नहीं किया। IMF एक हकीकत है, जिस तरह IMF एक हकीकत है, इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक हकीकत है, इसी तरह से इस रीजन के खित्ते के ममालिक भी एक हकीकत है। तो हम किसी भी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ेंगे। और इवन हम जो पाकिस्तानी अपने सरमायादार हैं, हम उनको भी मदऊ कर रहे हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को भी कर रहे हैं। देखिए, हमें पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने उस डगर पे लाना है जो 2017 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब छोड़ गए थे, जहां पे पाकिस्तान की GDP 5.8 पे थी। उसके लिहाज से हम जो भी इक़दाम होगा वो हम जरूर करेंगे। देखिए निहाल साहब, आपने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज इन्वेस्ट करें और उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानीज के इन्वेस्ट करने की बात है, तो रिसेंटली रोशन डिजिटल अकाउंट से किस तरह लोगों ने पैसे निकाले वो आपने देखा। फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस बेसिस पर आती है कि मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी हो, मुल्क में कोई डिफॉल्ट के दहाने पर ना हो, बल्कि कुछ गारंटीज उन्हें चाहिए होती हैं। फिर IMF की एक गारंटी भी बहुत बड़ी चीज थी कि 2 ममालिक हमें पैसे नहीं दे रहे थे। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आ जाएगी, तब तक ओवरसीज पाकिस्तानीज का एतमाद मुल्क पर कैसे बहाल हो जाएगा? आपके सवाल में 2 जवाब है। नंबर 1 जवाब यह है कि वो सारे लोग जिन्होंने IMF को खतूत लिखे, जिन्होंने इंटरनेशनल मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे, दीगर ममालिक को खतूत लिखे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए और जो IMF के मुआहदे हैं उसको ऑनर ना किया जाए, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को तरगीब दिया कि पाकिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी, पाकिस्तान के लिए बाइकआउट किया जाए, सिविल नाफरमानी की तहरीक चला जाए। एक फैक्टर वो है जो एक तरफ हम इसको अगर बना रहे तो दूसरे तरफ वो उसको तोड़ने पे लगे। दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ और PMLN का नाम ही काफ़ी है, इस बात की गारंटी करता है। 2008 के बाद 2013 तक जो मईशत का हाल थे और 2013 में आके जिस तरह से उसको टेक ऑफ किया गया है और जिस तरह के मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, जिस तरह से CPEC इस मुल्क में है, तो हम खुद एक गारंटी के सैंपल हैं। 1.5 साल तो इस हुकूमत को हो गया है, वो जो नाम ही काफी है, 1.5 साल तो हो गया है, उस नाम के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आगे नहीं। तारिक साहब, आप पाकिस्तान के बड़े जय्यद जर्नलिस्टों में से एक है, बहुत अच्छे एंकर हैं। आपको मालूम है कि ये जो हुकूमत है ये हमारी जो है इत्तेहाद की हुकूमत है, ये टांगा है
किसी का घोड़ा है, किसी की गाड़ी है, किसी का जो चलाने वाला कोई और है, लगाम कोई और पकड़ रहा है। तो ये मिल मिला के इस तरह की इत्तेहादी हुकूमतें ऐसी चलती हैं। मगर मैं आपको बात कर रहा हूँ, निहाल साहब मेरा बड़ा फिर एक और सादा सा सवाल यह है कि इज्तिमाई हुकूमत की बात हुई है। अगर आप नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की क़याम के बाद एलामिया पढ़ें तो उसके अंदर इज्तिमाई हुकूमत की बात हो रही है, यानी आने वाला जो सियासी मंजरनामा है उसकी भी एक धुंधली सी तस्वीर दे दी गई है कि इज्तिमाई हुकूमत का क़याम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आगे भी इज्तिमाई हुकूमत ही दिखाई दे रही है, उसमें भी किसी की कोई सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी का नाम तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बावजूद इसके कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी थी, उसके बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पीएनपी को भी ऑन बोर्ड लिया। वजीर आला बलोचिस्तान में हमने आधा टेन्योर पीएनपी को दिया, आधा टेन्योर हमने रखा। हमने डॉक्टर मालिक साहब को भी इसी तरह से, जेयूआई के भी जो लोग थे उनको भी ऑन बोर्ड रखा हुआ था। इसी तरह से एमक्यूएम के मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये हमेशा से मोटो रहा है कि ये पाकिस्तान हमारा मुश्तरका है। 2/3 मेजोरिटी होने के बावजूद हम सबको ऑन बोर्ड लेते हैं, क्योंकि इस मुल्क को बहरानों से 22 करोड़ लोग निकालेंगे, चंद असेंबली के अरकान से ही नहीं निकल सकता है। तो हर किसी को इसमें, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जज हो, जूरिस्ट हो, जर्नल्स हो, ऑल वॉक ऑफ लाइफ, उसके बाद ही पाकिस्तान इससे आगे। उस सेंस में हमने लिखा है कि एक नुमाइंदा हुकूमत होगी। हुकूमत नुमाइंदा ही होती है मेरे भाई। नहीं, इज्तिमाई हुकूमत की बात हो रही है निहाल साहब, इज्तिमाई हुकूमत। इसकी बात शहबाज शरीफ साहब पहले भी कह चुके हैं, इज्तिमाई हुकूमत की बात। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, समझाइए ना कि इज्तिमाई हुकूमत क्या है। देखिए, हमारी इज्तिमाई हुकूमत ये है कि हम इमरान खान साहब की तरह लोगों को सिंगल आउट करके विक्टिम नहीं बनाएंगे, जिसमें हर पाकिस्तानी महसूस करेगा कि उसकी हुकूमत है। इस हुकूमत में उसका भी कुछ इनपुट है। ये हुकूमत उसकी है और उसकी नुमाइंदगी करती है, उसको इज्तिमाई हुकूमत कहते हैं, कलेक्टिव या इज्तिमाई। यानी एक हुकूमत होगी, ऑपोजिशन कोई नहीं होगी। नहीं, ऑपोजिशन तो होना बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन को भी ये सेंस होगा कि इस हुकूमत को हमने हर बात पे बेजा तनकीद नहीं करनी है, हर बात पे टांग नहीं खींचना है, सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलानी है, इस्लामाबाद लाहौर के धरने भी या मुहर्रम को जलाना नहीं है, किसी पे हमला नहीं करना। जो रोल है ऑपोजिशन का वो अपना रोल अदा करे, जो आईनी रोल हो। निहाल साहब, जो सेटअप इस वक्त चल रहा है वो भी इत्तेहादी हुकूमत का सेटअप है, अगर उसको भी इज्तिमाई हुकूमत कह लिया जाए, क्योंकि मतलब चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है, तो ये भी इज्तिमाई हुकूमत की, यानी ऐसी ही सूरत आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी हमें। सर, इमरान खान सियासत में एक बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना थे। ये कहते हैं ना, वो फिल्मों में, ड्रामों में जो होता है ना, मेहमान अदाकार के तौर पे लाए गए थे। डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने, उस फिल्म के राइटर ने उनको लाया था। अदरवाइज सियासत के वो कभी भी खिलाड़ी नहीं रहे हैं। तो निहाल साहब, आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा क्या होगा? क्या उसमें भी इसी तरह की इत्तेहादी हुकूमत ही होगी, यही समझे? एक बात मैं आपको बताऊं तारिक, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये भी वजीर आजम कोई और आ जाए वो टेक ऑफ नहीं होगा, क्योंकि आज किन मुल्कों से हमें उम्मीद और किन से हमारे रिश्ते हैं। सऊदी अरब नवाज शरीफ साहब को रॉयल गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं उम्रा के लिए। कतर के साथ उनके बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। रजब तैयब एर्दोगान उनका भाई बना हुआ है। हिंदुस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो बाकी इस खत्ते के लीडरों में सबसे बेहतर है और एक्सेप्टेबल है। चाइना में उनका दोस्त शी जिनपिंग है, वहाँ पे पुतिन है और जो बाइडेन है। तो वो देखते हैं कि पाकिस्तान को हेड कौन कर रहा है, कौन सी शक्ल है। तो ये मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं जिनके शक्ल पे इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लोग हम पे ट्रस्ट भी करेंगे, ट्रेडर्स भी आएंगे, कारोबार भी शुरू होगा और पाकिस्तानी अवाम भी ट्रस्ट करेगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने बातें नहीं की है, अमली तौर पे करके दिखाया है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में होंगे, प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स कर रहे होंगे तो ये बात होगी ना। अभी तो वो पाकिस्तान ही नहीं आ रहे हैं। आप जमा खातिर रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो पाकिस्तान में होंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे और वजीर आजम भी होंगे। निहाल साहब, ख्वाहिश तो आप भी बहुत अरसे से कर रहे हैं कि कायद आपके यहाँ आए और उसके बाद कैंपेनिंग भी हो, तो आगे अगले आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, अगस्त में मेरे रब ने चाहा मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। हम नाजायज ख्वाहिश करते ही नहीं, हम चाहते हैं हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान टेक ऑफ करे, हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान दुनिया में एक मुकाम हासिल करे, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पुरअमन हो, जमहूरी हो, आईनी मुल्क हो, हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे, कोई किसी को डिट्रैक्ट नहीं करे और हम पाकिस्तान को मजमूई तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सब साथ लेके चलेंगे। अगस्त में असेंबली डिसॉल्व हो रही है इंशाल्लाह, जरूर। इलेक्शंस
पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है अक्टूबर नवंबर में होने चाहिए। नून लीग तैयार है, चाहते हैं कि इलेक्शंस नवंबर में हो जाए। पीपल्स पार्टी का अपनी ख्वाहिशात है, वो बेहतर बता सकते हैं, मगर नून लीग इतना चाहती है कि आइन ने कहा हुआ है उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे 60 डेज में इलेक्शन हो जाए। और उससे पहले पहले कायद मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह, आप भी दुआ कीजिएगा। लास्टली रियाज साहब, देखिए ये जिन कमिटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, $112 बिलियन या 2035 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो इस वक्त जो कमिटमेंट्स अगर दोस्त ममालिक की तरफ से आ रही हैं तो वो तो इस गवर्नमेंट के साथ होंगी। फिर कोई इंटरिम सेटअप आता है तो क्या वो कमिटमेंट्स कंटिन्यू करेंगी? वो इस गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट है या ताकतवर हलकों के साथ कमिटमेंट्स है? ताकतवर हल्के अल्लाह के बाद इस मुल्क के अवाम है। अगर कोई ताकतवर हल्के अपने आप को ताकतवर समझ रहा है तो मैं उनको कहूँगा दस्त बरता कि कोई अपने आप को ताकतवर के इस खौफ से निकल आए, इस खोल से निकल आए। एक ताकतवरी इमरान खान के दौर में हमने देखा जिससे मईशत 6 पे नीचे आके अब 2 पे खड़ी हो गई है। तो ये मुल्क तजुर्बा गा नहीं है। हम किसी ताकतवर हल्के को नहीं मानते, हम सिर्फ आइन को सबसे बड़ा ताकतवर हल्का मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूरी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की तरफ से उस पर दस्तखत कबल वक्त कर दिए गए हैं। 3 माह पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस तैनाती के नोटिफिकेशन पर दस्तखत होने की वजूहात क्या है? अमूमन ऐसा होता नहीं है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत की गई है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हालिया मुहिम नवंबर 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैजाबाद धरने के खिलाफ 6 फरवरी को दिए गए फैसले में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद शुरू हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने बेलाग मौक़िफ़ और उसूल पसंद फैसलों की वजह से अशराफिया में हमेशा ज़ेर अताब रहे हैं। यहाँ तक कि मौजूदा सदर साहब जिन्होंने आज उनके चीफ जस्टिस बनने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए, उन्होंने 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस भी दायर किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को खुद को बेगुनाह साबित करने में 2 साल का अरसा लगा। इतनी शदीद मुखालफत के बाद भी आज उनका चीफ जस्टिस बनना, जिसमें काफ़ी रुकावटें खड़ी की जा रही थी, रुकावटें हायल थी, अब उस नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत हुए। कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट तो इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि 3 माह पहले ही इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत हो गए हैं, जो खिलाफ रिवायत है, भूल की बात नहीं है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस जो नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत आज सदर मुमलिकत ने किए हैं, ये उमरता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से 3 माह कबल ही हो गए हैं। अमूमन ये होता है कि चीफ जस्टिस जब रिटायर हो रहा होता है तो उसके रिटायरमेंट से 1 माह पहले नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर दस्तखत होते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन सामने आता है। 3 माह पहले हो जाना, ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और क्या वजह दिखाई देती है आपको? ये है कि आइन और कानून में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि 1 महीना पहले, 2 हफ्ते पहले या 3 महीने पहले चीफ जस्टिस की तैनाती पे के समरी पे दस्तखत हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल खामोश है आइन, तो वहाँ पे अगर आज हो गया है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात में ये तो 15 जून से लेके 7 सितंबर तक अदालती छुट्टियां हैं। आजकल वो बेंचेस काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन में होंगे लाहौर वाले लाहौर में, तो इस तरह कुछ इस्लामाबाद में 1-2 बेंचेस काम करेंगे। तो अगर इस टाइम पे हो गया है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हर एक को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस बनता है वो सीनियर प्यूनी जज होता है। अगर 16 सितंबर को इनका हो जाए या आज की डेट में 21 जून को
नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जस्टिस काजी फाइसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज हैं और वही चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन हमने हालिया जो कैंपेन है जस्टिस काजी फाइसा के अगेंस्ट पॉलिटिकल हलकों में भी हमने देखी, उसके अलावा विद इन दी जुडिशरी भी जिस तरह के मामला, और फिर मैं जाहिर है कानूनी तौर पर तो आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं है कि एक हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले होगी, लेकिन रिवायत ये रही है अमूमन 1 महीना पहले ऐसा नोटिफिकेशन होता है, 3 महीने पहले हो जाना। क्या इसकी वजह सिर्फ अदालती तातीलात ही हैं? मतलब जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझ पाया हूं। बात यह है कि काफ़ी सारी रवायात कुछ दिनों से, कुछ अरसे से, कुछ महीनों से टूट रही हैं। तो रवायात पे अगर जाए तो फिर जिनको अगर मद्देनजर रखा जाता है तो कुछ और मामलात होते। चूंकि रवायात से हट के अब एक चलना इस बुनियाद पे कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जितना कंट्रोवर्शियल जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले को बनाया गया कि सदर मुमलिकत की तरफ से जिन्होंने आज नोटिफिकेशन साइन किया है, उन्होंने रेफरेंस भी उनके खिलाफ भेजा और उनकी फैमिली भी पेश होती रही मिसेस सरीना ईसा और उनके बच्चे जो हैं उनका भी, उन्होंने भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया और 2 साल तक ये मामला चला। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ रहा हूं कि वो जो एक विद इन दी जुडिशरी एक डिवाइड की बातें हो रही थी, स्प्लिट की बात हो रही थी, क्या वो भी दम तोड़ गई है इस नोटिफिकेशन की असाइनमेंट के साथ? नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे जो जुडिशरी में जो रिफ्ट नज़र आ रही थी वो दम तोड़ गई। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी इसमें जो बेहतर है और पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि देखें, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि सदर मुमलिकत ने ही इनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल किया था और आज उन्हीं सदर साहब ने बिला तवक्कुफ बगैर किसी डिले के कोई ऑब्जेक्शन रेज किए बगैर उस समरी पे साइन कर दिए। तो इट मींस कि शायद उनकी हद तक पॉलिटिकली थोड़ी सी वो बर्फ जो है वो मेल्ट हुई है। लेकिन अदरवाइज भी सदर साहब पाबंद हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अमल दरामद करने में। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। अच्छी बात है, इसको गुड जेस्चर के तौर पे अगर लिया जाए तो ये पॉजिटिव साइन है। वी टेक इट एज अ गुड जेस्चर। लेकिन ये जो फॉर्मल प्रोसीजर है इसके मुकम्मल होने के बाद जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो तो फिर जब इस तरह का फॉर्मल प्रोसीजर हो जाता है फिर फेयरवेल शुरू हो जाती हैं, फिर जोहराने और इशाइये शुरू हो जाते हैं। पता होता है कि सबको कि अब ये जा रहे हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए उनके सामने और उनके ऊपर प्रेशर भी कि इस पिटीशंस को जल्दी टेकअप किया जाए। आपको लगता है कि उसी स्पीड से मामला चलेंगे या वो भी अब फेयरवेल मोड में आ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि जो उनका जुडिशल वर्क है वो तो मेरा ख्याल है जारी रहेगा दिन तक। भी नहीं देखा चीफ जस्टिस साहब रिटायरमेंट उनका होता है तो वो आखिरी दिनों में काम छोड़ देते हैं, बल्कि लास्ट डे पे भी वो बेंच होल्ड करते हैं और वहाँ पे केसेस की समाअत होती है और फैसले भी करते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आखिरी दिन तक काम करेंगे और करना चाहिए उनको, क्योंकि एक एक दिन उनके लिए कीमती है, जुडिशरी के लिए कीमती है। अगर वो जाते हुए भी कोई फैसले करके जाते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटीज का हिस्सा है। बंदयाल साहब की कोर्ट से कोई बड़े फैसले की तवक्को है आपको आने वाले चंद रोज में? देखिए, अभी एक अहम केस जो है उसका फैसला रिजर्व किया है और वो आइंदा आने वाले दिनों में है, उसका फैसला अनाउंस करना है। तो यकीनन वो अपने उसके मुताबिक जो भी उनके सोच फिक्र और जो देखने का एंगल है उसको देखते हुए वो फैसला करेंगे। उन्हें करना है फैसला, उससे तो कोई रुकावट नहीं है। और उस फैसले से हुकूमत मुश्किल में भी पड़ सकती है? ये तो डिपेंड करता है कि फैसला क्या होता है। अगर फैसला उस एक्ट को जो है वो फारग कर देते हैं और तो फिर ज़ाहिर हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। और अगर वो रहता है या फिर कोई ऐसी तजवीज़ दे देते हैं एज बेंच सुप्रीम कोर्ट, तो वो फिर हुकूमत के लिए भी देखनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि जो बेंच की तश्कील हुई है वो उसका फैसला भी आपके सामने ही है कि क्या होगा। अच्छा पाशा साहब, लास्टली मुलाकात हुई लतीफ़ खोसा साहब की एतजाज़ एहसन साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और फिर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने एक पिटीशन भी दी है और फिर कहा जा रहा है कि इस पिटीशन को जल्दी टेकअप किया जाए, मुतालबा किया जा रहा है। तो आपको ये मुतालबा किस हद तक जायज़ दिखाई देता है? क्योंकि एज फार एज मिलिट्री ट्रायल इज़ कंसर्न्ड और जो 9 मई का मामला हुआ है ये तो लॉ ऑफ द लैंड है, आर्मी एक्ट 1952 के तहत, तो वहाँ पर सिविलियंस का ट्रायल उस कॉन्टेक्स्ट में सानिया 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप?
देखें, ये दो सीनियर मोस्ट लॉयर्स मिले हैं और अपनी पिटीशन को फेस कराने के लिए मिले हैं, तो ये किसी और वकील को कोई ये इख्तियार हासिल नहीं है, ना वो चीफ जस्टिस साहब को मिल सकता है, ना अपना केस फिक्स कराने के लिए कर सकता है। एट द मोस्ट अगर वो कुछ कर सकता है तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे सकता है, और मामला जितना भी अर्जेंट नोयत का हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने चैम्बर में बैठ के उस एप्लीकेशन पे फैसला कर देते हैं और रिजेक्ट अमूमन ज़्यादा रिजेक्ट हो जाती हैं। अब इनका मिलना किसी अपने केस किए गए केस के हवाले से हूँ कि ये मुनासिब नहीं था, उनको इस तरह नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं रूटीन में जाके उन्होंने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी? हो सकता है अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन की समाज जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने चैम्बर में करते और उसकी अर्जेंसी को मद्देनजर रखते हुए वो केस फिक्स कर देते, तो ये आम जिस तरह बाकी लोगों के केस थाउजेंड केसेस पेंडिंग है, हर केस अर्जेंट नोइजर का तस्वर किया जाता है। अगर आज मेरा केस है तो शायद मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी केस सुप्रीम कोर्ट में हो, बतौर पार्टी में बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी तकलीफ होगी कि मेरा केस क्यों नहीं सुना जा रहा, जो केस कल फाइल हो रहा है उसको आज सुना जा रहा है। तो ये चीजें हैं, मेरा ख्याल है उनको नहीं मिलना चाहिए था। वैसे मिलते, सीनियर वकला मिलते रहते हैं, बार के नुमाइंदे मिलते रहते हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, जजेस साहिबान को, बार के मामलात होते हैं, लेकिन अपने केस फिक्स कराने के लिए ये मुझे नहीं अच्छा लगा ये जाती तौर पे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपके वक्त के लिए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक तरफ इकोनॉमिक टर्मोइल की बात हो रही है, मुल्क माशी मुश्किलात से दो चार है, दूसरी तरफ मराआत जो है उसमें इजाफा हो रहा है और झोलियाँ भर भर के मराआत दी जा रही हैं। अब कौन सा तबका है जिसको मराआत दी गई है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है कि जहां पर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच मुकर्रर कर दिया गया है। 9 रुकनी बेंच है और जस्टिस उमर-ए-ता बंदियाल की सरबराही में इस 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल होंगे और ये बेंच कल से उन पटिशन्स के ऊपर समाअत करेगा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके चैम्बर में एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की मुलाकात हुई। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा की तरफ से एक पटिशन दायर की गई और उसमें रिक्वेस्ट भी की गई कि जल्द अज जल्द इस पटिशन को टेकअप किया जाए, और अब उस पटिशन को टेकअप कर लिया गया है। यानी वो जो मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, के जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंदर, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए और उसके खिलाफ दरखास्त पेश की गई थी, अब उसको टेकअप किया गया। और इम्पॉर्टेंट तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन है। हालिया वक्त में जब हम बेंच की कॉम्पोजिशन का जिक्र करते रहे हैं और बेंच की कॉम्पोजिशन से ये तासुर भी दिया जाता रहा कि अदलिया के अंदर एक डिवाइड और मर्जी के बेंचेस बनाए जाते हैं, तो इस बेंच के अंदर इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जैसे सीनियर जजेस को भी शामिल कर दिया गया है और उन पर मुश्तमिल ये 9 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही अब जस्टिस उमर-ए-ता बंदियाल कर रहे होंगे और ये बेंच कल इस इंपॉर्टेंट केस की समाअत करने जा रहा होगा। इकोनॉमिक डोमेन से इंपॉर्टेंट खबर ये है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन की बरात में इजाफे की खबर भी सामने आई। हमने इससे पहले चेयरमैन सेनेट के मराआत और ताहयात जो मराआत हैं उस हवाले से सुना, और इससे पहले भी जो चेयरमैन सेनेट्स रह चुके हैं उनको भी मराआत दी गई, घर के अलाउंस से लेकर गाड़ी के अलाउंस तक, और फिर हवाई सफ़र में जो अलाउंस दिया गया, भारी भरकम तनख्वाह की बात की गई। ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहों पे पहले से ही बात की जाती है, नुक्ताचीनी होती है कि तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, अब तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने आ गया है और उसमें ये दिखाई देता है कि जब आवाम 2 वक्त की रोटी और बेहतर रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं, ऐसे में चेयरमैन सेनेट की मराआत में कई गुना इजाफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के ग्रेड 1 तक 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को पहले ही दीगर सरकारी मुलाजमीन के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, लेकिन अब अदालत उज़्मा के ग्रेड 1 तक 22 के तमाम मुलाजमीन तनख्वाह में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफे के मज़े लेंगे, जिसका ऐलान हुकूमत ने बजट 2023-24 में बहुत चुपके से किया है।
दीगर तमाम सरकारी मुलाजमीन की तरह सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को तनख्वाह में न सिर्फ 30 से 35% का इजाफा मिलेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी तौर पर जारी करदा एक हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक इन मुलाजमीन को 2022 के पे स्केल का एक बुनियादी तनख्वाह का इजाफा भी मिलेगा, एक बोनस भी मिलेगा। जुडिशल अलाउंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को पहले ही दीगर सरकारी मुलाजमीन के मुकाबले में ज्यादा तनख्वाह मिलती है। एक तरफ वो तबका है जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के अंडर है, जो बेरोज़गार हो रहा है, दूसरी तरफ ये सरकारी मुलाजमीन का तबका है, ख़ास तौर पे ख़ास डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनकी मराहत में इजाफा हो रहा है, तनख्वाहों के अंदर भारी भरकम इजाफा हो रहा है। तो ये दो किस्म की इंतहाएँ हैं, एक वो इंतहा है जो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई है और दूसरी वो इंतहा है जो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।